हेलो दोस्तों, प्रभाकर ऐसे इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा आज पॉलिटी का अगला को टॉपिक है, जिसमें हम संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है पहला है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है 4 बार। तो कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो इसका आंसर है 2 बार। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संसद बनती है, पहला है केवल लोकसभा से, दूसरा है लोकसभा और प्रधानमंत्री से, तीसरा है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, चौथा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर है चौथा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद भारतीय संविधान में 79 संविधान अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद में इसका वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति तथा दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसका वर्णन किया गया है। इससे मिलकर ही संसद बनती है। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री के लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय सचिवालय। तो मैंने इसका ऊपर कुछ आंसर दे दिया है कि लोकसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा, चौथा है राज्यसभा। तो अनुच्छेद 79 में लिखा है कि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर संसद बनाती हैं। तो उपराष्ट्रपति अनन्य भाग नहीं है संसद में। मेरा अगला क्वेश्चन है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रहे तो वो सदस्यता उसकी समाप्त समझी जाएगी? तो पहला है 60 दिन, दूसरा है 90 दिन, तीसरा है 120 दिन, चौथा है 150 दिन। तो ऐसा संसद के में अगर समाप्त होने के लिए उसको 60 दिन थी, अगर बिना बताए वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? विशेषाधिकार और प्लस उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। कौन सा संविधान संशोधन है? पहला है अनुच्छेद 104, दूसरा है अनुच्छेद 105, तीसरा है अनुच्छेद 82 और चौथा है अनुच्छेद 117। तो इसका जो संसद में है तो इसका अनुच्छेद 105 में दिया गया है कि विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों, जबकि राज्य में अनुच्छेद 190 है, जो राज्य में जैसे कि जो विधायकों के लिए होता है वो 190 में होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है? किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो इसका आंसर है कि किसी मामले के तथ्यों को
रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तो है उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है मंत्री। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? पहला है सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है? पहला है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता है स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो इसका आंसर है कि साक्षी के विरुद्ध उपस्थिति से स्वतंत्रता। ये ऐसा ही लिखा है कि रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार है। पहला है संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्य है ये संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है तो विधायक का है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन मतलब जो विधायक होते हैं उनके लिए, विधान परिषद नहीं, विधानसभा निम्न सदन। मेरा अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून कब कब बना सकती है संसद? तो कौन कानून बना सकती है? पहला है राष्ट्रपति की इच्छा से, दूसरा है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तीसरा है किसी भी परिस्थिति में, चौथा है संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल से पूछकर। तो इसका आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, राज्यसभा का ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। मेरा अगला क्वेश्चन है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को राज्य के किसी भाग अथवा संपूर्ण राज्य में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ऐसा किस संविधान में, मतलब भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लिखा है कि संसद राज्यसभा मतलब राज्यसभा या विधानसभा में कानून बना सकती है? जब कौन से भाग में ऐसा लिखा है? तो अनुच्छेद 253 में ऐसा लिखा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है, ऐसा 253 में लिखा है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। पहला है सभी राज्यों की सहमति से, दूसरा है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, तीसरा है संबंधित राज्यों की सहमति से, चौथा है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद
कानून बना सकती है, राज्य से पूछेगी नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, संसद के किसी भी सदन को सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है। जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है कि और किसी दूसरे सदस्य को बोलने के लिए बोल सकता है। तो इसको, यह घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, पक्षत्याग, अंतर प्रदर्शन कि बैठ जाना। यह घटना बैठ जाना कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर। मेरा अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? जो शून्यकाल है वह कौन से देश से लिया गया है? तो पहला है भारत से, दूसरा है अमेरिका की, तीसरा है ब्रिटेन की, चौथा है स्विट्ज़रलैंड की। तो शून्यकाल है वो भारत का है। शून्यकाल समय कौन सा होता है? दोपहर का 12 से 1 बजे तक। ठीक है, दोपहर का 12 से 1 ये शून्यकाल होता है। शून्यकाल में जो प्रश्न किए जाते हैं उसे हम 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखेंगे उसको, प्रश्न को, कि ये प्रश्न करना है। और इसका हम, जैसे कि लोकसभा में अगर ये हम करेंगे लोकसभा में, तो अधिकतम हम प्रश्न कितने कर सकते हैं? 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में हम शून्यकाल में अधिकतम 7 प्रश्न कर सकते हैं। मंत्री से पूछ सकते हैं 7 प्रश्नों को, अधिकतम 7, और लोकसभा में अधिकतम 20। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में, तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 30 मिनट, दूसरा है 1 घंटा, तीसरा है अनिश्चित काल के लिए, चौथा आता है 2 घंटे। तो लोकसभा में 1 घंटा शून्यकाल की अवधि हो सकती है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक नी में बड़ी की मात्रा है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, पहला ये है। दूसरा है निलंबन प्रस्ताव, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव, चौथा है प्रश्न उत्तर सत्र। तो चौथा इसका सही है कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में जब होता है तो कोई सांसद कह सकता है कि शून्यकाल में हम कोई विशेष, जैसे क्वेश्चन हो, अचानक आने वाला हो, कोई घटना हो गई है या कुछ पूछना है, तो उसके लिए हम 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष के सामने उसको रखेंगे। और शून्यकाल के टाइम जो 12 से 1 होता है, उस समय हम लोकसभा में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, और राज्यसभा में 7 क्वेश्चन मंत्री से पूछ सकते हैं। तो यह क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, सही कथन को याद करना है। तो पहला है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। पुनर्स्थापित किया जाता है जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित, क्या ये सही है? दूसरा है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ये बोल रहा है संसद के दोनों सदनों में पुनर्स्थापित किया जाता है। ये बोल रहा है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, क्या है? नहीं किया जा सकता है। और चौथा है, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो मेरा चौथा आंसर सही है कि धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, ये सही है।
ठीक है, ये सही है। यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कितने दिन अगर कार्रवाई न करें तो लोकसभा मान लेगी कि राज्यसभा से यह धन विधेयक पारित हो गया है, धन विधेयक पारित हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ज्ञात करना है। पहला है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, दूसरा है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तीसरा है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चौथा है यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा इसका सही है कि कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ठीक है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यसभा का सभापति, चौथा है लोकसभा। जैसे कि संयुक्त बैठक कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं वर्तमान में, वो संयुक्त बैठक कर सकते हैं, दोनों सदनों की बैठक कर सकते हैं। ऐसा संविधान के 108 में ले रखा है, अनुच्छेद 108 में लिखा है, अनुच्छेद 108 में लिखा है, 61 में हुई थी। ठीक है, जिसमें दहेज निरोधक विधेयक आया था। ठीक है, और दूसरी बैठक 1978 में हुई थी, जिसमें बैंक